कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ना। पहला प्रश्न क्या है कि भाषा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, लिपि किसे कहते हैं। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे देखते जाइए। भाषा के कौन कौन से दो रूप हैं, आता होगा आपको, और कई सारे प्रश्न आते होंगे, कुछ प्रश्न नहीं आते होंगे। ध्वनि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। ये दो दो नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का आपका व्याकरण वाला टॉपिक रहेगा। आगे क्या लिखा, व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं, भाषा की इकाइयों के नाम लिखिए। ये सारे इस प्रकार के प्रश्न हैं। आज की क्लास में हम इसे कवर करने वाले हैं। और जो अपना टॉपिक है आपको याद होगा, भाषा, व्याकरण और लिपि। व्याकरण का जो अपना हिंदी की व्याकरण की अगर हम बात करें तो हिंदी की व्याकरण, इस व्याकरण में एक टॉपिक है बच्चों अपना भाषा, व्याकरण और लिपि। पहला टॉपिक है, राइट। पहला टॉपिक होता है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। तो ये टोटली टॉपिक जो है आज की क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीटली भाषा के बारे में पढ़ेंगे, भाषा का एक भी पॉइंट जो है वो छूटेगा नहीं। व्याकरण के बारे में कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं और लिपि के बारे में, और इस एक ही क्लास में हम सारी चीजों को आज कवर करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके सारी चीजों को हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो, हिंदी की जो व्याकरण है ये टोटल 8 नंबर की अपने परीक्षा में पूछी जाएगी। 8 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। और इस हिंदी की व्याकरण में कुल आपके 4 टॉपिक है आपके सिलेबस में। क्या क्या है 4 टॉपिक। पहला टॉपिक है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय, जो भी मैंने आपको बताया। दूसरा इसका टॉपिक जो व्याकरण में है वो है शब्द शक्ति, और कंप्लीटली शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, वो टोटल इसमें हम पढ़ेंगे। फिर आएगा इसमें अलंकार जो हिंदी अनिवार्य के जितने भी अलंकार है, और फिर आएगी इसमें पारिभाषिक शब्दावली। तो ये टोटल 4 टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक आपका 2-2 नंबर का है। ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, और ये भी 2 नंबर का है। तो इस तरीके से होते हैं टोटल 8 नंबर। अब देखो कि यहाँ पर आज हम जो अपनी क्लास रहेगी, इसमें जो पहला टॉपिक है भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय, इस कंप्लीट टॉपिक को हम पढ़ेंगे। एक एक चीज को मैं सारी समझाऊंगा आपको। पहले हम पढ़ लेते हैं भाषा के बारे में। तो भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, इसकी मूल धातु क्या है। क्योंकि भाषा, हिंदी जो है ना, हिंदी मूल रूप से संस्कृत से निकली है। संस्कृत, क्योंकि इसकी मात्र जो भाषा है वो संस्कृत है। फिर उसके बाद कुछ शब्द उर्दू से भी लिए हिंदी ने, कुछ और बाकी जो भाषा हैं अंग्रेजी के भी कुछ शब्द हिंदी ने लिए हैं। तो ऐसे करके हिंदी का विकास हुआ है थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन जो भाषा शब्द है ना, ये संस्कृत के एक धातु है, भास धातु से बना हुआ है। तो संस्कृत के भास धातु से बना है। कई बार ये छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा किस धातु से बना हुआ शब्द है, या भाषा का जो भास धातु है वो किस भाषा का शब्द है। तो भास धातु बच्चों है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और भास धातु का मतलब होता है व्यक्त करना, या व्यक्त वाणी, या प्रकट करना। ठीक है, भास धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी या फिर प्रकट करना। भास का मतलब होता है प्रकट करना, बोलना, व्यक्त करना। जो हमारे हृदय में है वो उसे बाहर लाना, दूसरों के हृदय में है वो हमारे तक पहुंचाना, हमारे भावनाओं को, विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, ये होता है भास धातु का मतलब। अब देखो, अगर हम कहें कि इसकी परिभाषा अगर हम देखें कि भाषा किसे कहते हैं, भाई भाषा शब्द भास धातु से बना, लेकिन भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा आपको रटनी नहीं, सिंपल सा याद करिए कि जो भी हमारे मस्तिष्क में कोई विचार आया, हमारे दिमाग में कोई विचार उत्पन्न हुआ, या हमारे मन में कोई भाव आया, उस मस्तिष्क के विचार या मन के भाव को जब हम किसी माध्यम से बाहर लाते हैं, प्रकट करते हैं, क्योंकि प्रकट करने का कोई ना कोई तो माध्यम होगा। हम अगर चुपचाप बैठे रहे, आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ बंद करके, तो वो हमारे अंदर जो विचार है वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो बाहर लाने का जो माध्यम है वही भाषा है। जैसे मैं भी बोल रहा हूं, तो ये बोल रहा हूं ना, ये जो शब्द बाहर जिस
जिस माध्यम से बाहर आ रहे हैं वो माध्यम ही भाषा है। तो भाषा क्या है? विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो देखो यहाँ पे लिखा है कि विचारों को कहने और मनोभावों को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा है। भाषा एक साधन है। अगर हम सिंपल तरीके से और समझें तो भाषा क्या है? भाषा एक साधन है। क्या साधन क्या होता है? साधन जिसके जरिए हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो हमारे मस्तिष्क के विचार और मन के भावों को व्यक्त करने का जरिया, व्यक्त करने का माध्यम या व्यक्त करने का साधन ही भाषा है। तो भाषा की परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद हो चुकी होगी। कई बार पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान में पूछेंगे तो आपको वहां पे बता देना है। ठीक है, अब देखो भाषा के प्रकारों की बात करें तो भाषा के दो प्रकार है बच्चों। भाषा के दो प्रकार हैं। एक है मौखिक भाषा, एक बच्चों है मौखिक भाषा, और इसका दूसरा रूप है वो है लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ध्यान से समझिएगा। कई बार इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर बताइए, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो देखो, मौखिक भाषा जिनको हम मुख से बोल करके व्यक्त करते हैं, और लिखित भाषा जिन्हें हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये मौखिक जिसे हम बोल करके, अब इसमें बोल करके जो हम व्यक्त करते हैं, तो ये जो मौखिक भाषा होती है भाई, ये जो है स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है, परिवर्तनशील होती है। और लिखित भाषा जो होती है ये स्थायी होती है, और ये एक इसका निश्चित जो इसकी लिपि होती है उसी लिपि में लिखी जाती है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। वो हम लिपि वाले टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। बट ध्यान रखना कि भाषा, लिखित भाषा लिपि के रूप में लिखी जाती है। और अगर पूछा जाए लिखित भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन होती है, या लिखित भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता है, तो वो होता है वर्ण बच्चों। ठीक है, वर्ण जो है ये लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, छोटा रूप है। तो ये भाषा के दो प्रकार हो गए, अच्छी तरह से याद हो गया। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम अपने विचारों को बोल करके व्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषा है, ध्वनि के रूप में व्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषा है, और लिखित रूप में जब हम उन्हें व्यक्त करते हैं तो वो लिखित भाषा है। अब देखो आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भाषा और बोली। अभी हमने भाषा के दो प्रकार देख लिए, भाषा के रूप देख लिए, और भाषा और बोली क्या होती है। देखो, भाषा जो है ना ये विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा जो है ये विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली जो है ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसका क्षेत्र जो है वो बच्चों कैसा होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। भाषा की अपनी व्याकरण होती है, इसकी अपनी व्याकरण होती है, और इसका अपना शब्दकोश होता है। ठीक है, इसका अपना शब्दकोश होता है, जबकि बोली का व्याकरण नहीं, इसकी व्याकरण नहीं होती, और इसका अपना शब्दकोश भी नहीं होता। ठीक है, बोली जो होती है ये बोली ही विस्तृत होकर के, जब ज्यादा विस्तारित रूप में बोली जाने लग जाए, जब इसका व्याकरण बनना शुरू हो जाए, जब इसका शब्दकोश बनना शुरू हो जाए, तो वो बोली ही धीरे धीरे भाषा का रूप ले लेती है। जैसे हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भी शुरुआत में एक बोली थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया, इसके शब्दकोश बढ़ता गया, और साथ ही साथ इसकी व्याकरण बनती गई, और इसने एक लिपि का रूप धारण कर लिया, तो फिर ये एक भाषा बन गई। तो ये है भाषा और बोली। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे भाषा की इकाइयां या भाषा के अंग। दो चीजें हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। एक तो आता है भाषा के अंग या भाषा की इकाइयां, और एक आता है व्याकरण के अंग या व्याकरण की इकाइयां, व्याकरण के अंग मानेंगे। ठीक है, तो भाषा की इकाइयों की बात करें तो भाषा की 5 इकाइयां हैं। कौन कौन सी हैं? भाषा की पहली इकाई है बच्चों ध्वनि। ध्वनि क्या होती है कि हम जो मुख से बोल रहे हैं, तो हमारे मुख से जो आवाज निकलती है, जो स्वतंत्र आवाज निकलती है, वो ध्वनि कहलाती है। ठीक है, दूसरा इसका जो इकाई होती है भाषा की, वो होती है वर्ण। और वर्ण क्या होता है कि जो स्वर और व्यंजन की जो ध्वनियां होती है वो जो है वो वर्ण कहलाती हैं। इसके बाद वर्ण के बाद तीसरा बच्चों आता है इसका जो रूप होता है वो आता है शब्द। इसकी जो इकाई है वो है शब्द। शब्द किसे कहते हैं कि सार्थक शब्दों, सार्थक वर्णों के मेल से जो बना हुआ जो है वो शब्द कहलाता है। ठीक है ना, वर्णों का सार्थक मेल जो है वो शब्द कहलाता है। फिर आता है पद।
सार्थक पद इसमें क्या होता है कि विभक्ति युक्त चिन्हों को हम पद कहते हैं और अंत में आता है वाक्य। तो इसका क्रम रहता है, क्रम में क्या होता है, सबसे पहले ध्वनि जो मौखिक रूप होता है, उसके बाद फिर लिखित रूप में, बाकी सारे लिखित रूप में आते हैं, और लिखित रूप में आते हैं उसमें पहले वर्ण आएगा, वर्ण के बाद में फिर पद आएगा, वर्ण आएगा, वर्ण के बाद शब्द आएगा, शब्द के बाद पद आएगा, पद के बाद फिर वाक्य आएगा। तो ये चार जो है ना ये भाषा की इकाइयां होगी। ठीक है, एक एक करके मैंने बता दिया कि ध्वनि क्या होती है, मुख से जो स्वतंत्र आवाज जो निकलती है, मुख से निकली स्वतंत्र आवाज ही ध्वनि कहलाती है। अब देखो, अगर हम आगे बढ़े और इसको एक एक को विस्तार से समझे, तो सबसे पहले ध्वनि मैंने आपको बता दिया, उसके बाद फिर होता है वर्ण। तो वर्ण में क्या होता है कि स्वर और व्यंजन युक्त जो ध्वनियां होती हैं वो जिनको लिखित रूप में लिखा जाता है ना, इसका ये लिखित रूप में होता है, तो ये वर्ण कहलाता है। और भाषा के लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई, अगर मान लो प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या है, तो वो वर्ण है। या फिर यूं कह सकते हैं भाषा के लिखित रूप की सबसे लघुतम इकाई, भाषा की लघुतम इकाई या भाषा का छोटा रूप, लघुतम इकाई जो है वो क्या होती है, लघुतम इकाई। भाषा की लघुतम इकाई ये है वर्ण है। ठीक है, भाषा की लघुतम इकाई वर्ण है। अब देखो, अब बात करते हैं बोलियों की। अगर प्रश्न बनता है कि भाई हिंदी की बोलियां कितनी हैं, तो हिंदी में टोटल 15 बोलियां शामिल होती है। याद रखना, हिंदी में 15 बोलियां शामिल होती है। लेकिन ये बोलियां है ना, ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियां हैं, किसी एक ही जगह की नहीं है। तो इनको उप वर्गों में विभाजित किया है, इनके वर्ग बनाए गए हैं कि भाई जैसे ये इतनी बोलियां इस वर्ग में रहेगी, इतनी बोलियां इस वर्ग में रहेगी। तो इस तरीके से इनके 5 वर्ग बने हैं। अगर हम बात करें बोलियों का वर्गीकरण, तो इनको 5 वर्गों में विभाजित किया है, बोलियों को ना 5 वर्गों में विभाजित किया है। और ये 5 वर्ग कौन कौन से, ये ध्यान रखना, ये 5 वर्गों में विभाजित किया है। किसको 5 वर्गों में विभाजित किया है, हिंदी की जो 15 बोलियां हैं, इन 15 बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं, देखो, पहला है पूर्वी हिंदी, पहला वर्ग है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। दूसरा वर्ग आएगा बच्चों पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तीसरा इसका वर्ग आएगा बच्चों, पूर्वी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया, फिर आएगा इसमें बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। चौथा हो गया राजस्थानी हिंदी, चौथा हो गया राजस्थानी हिंदी। और फिर 5वां हो गया बच्चों पहाड़ी क्षेत्र की जो भाषाएं होती है, बोलियां जो होती है, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, अब देखो, ये जो है ना, प्रत्येक जो वर्ग है, इस वर्ग में किसी में कम तो किसी में ज्यादा बोलियां हैं। जैसे पर बात करें अपन राजस्थानी हिंदी की, तो राजस्थानी की जितनी बोलियां हैं, जैसे मारवाड़ी हो गया, मेवाड़ी हो गया, ढूंढाड़ी हो गया, मेवाती हो गया, ये सारी बोलियां इसमें आती हैं। इसी तरीके से अलग अलग इन सब की बोलियां इसमें समाहित हैं। तो अगर प्रश्न मालूम बनता है कि हिंदी की बोलियों के वर्ग कितने हैं या कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो इनको 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब जो ये हिंदी है ना बच्चों, इस हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया है। तो वो तारीख अगर पूछी जाए तो याद रखना आपको 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949 से 45 नहीं है बच्चों, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया, हिंदी को राजभाषा बनाया गया, राजभाषा बनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, अब ये तो हो गया, भाषा का काम तो हो गया हमारा कंप्लीट। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, देखो एक बार कंप्लीटली फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा भाषा किस धातु से बनी है, तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्त वाणी या फिर प्रकट करना। अब अगर पूछे भाषा की परिभाषा क्या है, तो भाषा की परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि हमारे विचारों एवं मनोभावों को जिस माध्यम से व्यक्त किया जाता है या जिस साधन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, वो भाषा कहलाता है। अब हमने देखा कि भाषा
कि इकाइयाँ कितनी है भाषा की, तो भाषा की 5 इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है ध्वनि, दूसरी है वर्ण, तीसरी है शब्द, फिर चौथी है पद और पांचवी है वाक्य। उसके बाद हम देखते हैं कि भाषा के रूप कितने हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की भाषा हो गई, एक मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। उसके बाद अगर हम देखें कि भाषा, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां आती है, तो हिंदी भाषा में 15 बोलियां सम्मिलित है। और फिर पूछे कि अगर इसमें वर्ग कितने हैं, कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है हिंदी की बोलियों को, तो हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो ये टोटली हमने पढ़ा भाषा के बारे में। भाषा के अलावा नेक्स्ट इसी टॉपिक का दूसरा जो भाग है वो है व्याकरण। बिल्कुल सिंपल सा है और कंप्लीटली समझेंगे, इसके अलावा आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान से समझिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको। व्याकरण की अगर बात करें बच्चों, तो वो व्याकरण, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये छोटा प्रश्न बन सकता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, जोड़ना, घटाना या और कुछ भी। तो ध्यान रखना, इसका व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना। अब इसकी परिभाषा क्या रहेगी, फिर व्याकरण हम किसे कहेंगे? तो होता क्या है कि जो भी भाषा होती है उस भाषा को शुद्धतम रूप में लिखने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, वो नियम ही क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने संबंधी नियमों का ज्ञान कराना ही व्याकरण कहलाता है। ज्ञान कराना ही बच्चों क्या कहलाता है? ये व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कराना व्याकरण कहलाता है। तो ये व्याकरण की परिभाषा हो गई, याद हो गया। भाषा को शुद्धतम रूप में लिखने और बोलने के लिए जिन नियमों का ज्ञान कराया जाता है वो व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण में हम क्या करेंगे, हिंदी भाषा के व्याकरण की अगर हम बात करें, हिंदी भाषा का व्याकरण, तो देखो हिंदी जो है ना, हिंदी का भी विकास दूसरी भाषाओं से हुआ है और हिंदी भाषा मूल रूप से संस्कृत से ली गई है, क्योंकि इसकी जननी कौन है? संस्कृत है। तो इसका व्याकरण टोटली संस्कृत भाषा के व्याकरण पर निर्भर है। संस्कृत भाषा के व्याकरण पर निर्भर है। अब धीरे धीरे, अब तो क्या हुआ, अब तो हिंदी का अपना व्याकरण बन गया, क्योंकि जैसे जैसे विकास होता गया, इसका शब्दकोश बढ़ता गया, ऐसे ऐसे इसका व्याकरण बन गया और इसने अलग अलग भाषाओं से जो है वो अपना शब्द भंडार बढ़ा लिया। लेकिन मूल अगर बात करें तो इसका व्याकरण किस पर निर्भर करता है? तो वो संस्कृत पर निर्भर करता है, इस बात का ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। अभी देखो, पिछले हमने जब भाषा पढ़ी थी तो भाषा में हमने भाषा के जो इकाइयां देखी थी या भाषा के जो अंग देखे थे वो 5 अंग थे। लेकिन व्याकरण के अंग अगर पूछें तो बच्चों 4 हैं व्याकरण के अंग। उसमें ध्वनि को निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ध्वनि को निकाल दिया तो पीछे बचा हमारा वर्ण, वर्ण के बाद में आएगा शब्द, शब्द के बाद आएगा पद और पद के बाद आएगा वाक्य। तो ये 4 हो गए और इसी को वर्ण विचार, तो इस वर्ण विचार, इसमें टोटली वर्ण के बारे में, वर्ण की उत्पत्ति, वर्ण कैसे होते हैं, संयुक्त वर्ण क्या है, ह्रस्व वर्ण क्या है, दीर्घ क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये सारा वर्ण विचार में पढ़ा जाता है। उसके बाद शब्द आता है, तो शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द के प्रकार, उसका लिंग इस तरीके से कैसे बदलता है, ये सारा इसमें देखा जाता है ना। एक वचन, बहुवचन, सारी चीजें इसमें आती है। पद, इसमें क्या होता है, जो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो इसके पद, उस पर टोटली उसका जो कंप्लीटली इसके बारे में पढ़ा जाता है, वो इसमें पद विचार में पढ़ते हैं। और फिर वाक्य विचार, तो इसमें वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कैसे बदलते हैं, चेंज कैसे होते हैं, वो सारा जो है वो इस वाक्य विचार में इसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको अभी ध्यान ये रखना है, क्योंकि छोटा टॉपिक 2 नंबर का प्रश्न आएगा, इसमें से ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, तो और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि व्याकरण के 4 अंग हैं और भाषा के अगर अंग पूछें या भाषा की इकाइयाँ पूछें तो 5 हैं, ध्यान रखना। इसमें केवल ध्वनि को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि भाषा, ध्वनि जो है वो भाषा है, लेकिन व्याकरण में ये 4 आते हैं। अब देखो, तो ये तो हो गया पूरा। तो हमने देखो क्या पढ़ा, भाषा पढ़ ली हमने, व्याकरण पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे लिपि। इंपॉर्टेंट है, लिपि में से भी प्रश्न बनता है।
तो लिपि क्या है? अब पहले तो यह है कि लिपि कहते किसे हैं। तो देखो, जो भाषा हम व्यक्त करते हैं ध्वनि के माध्यम से बोल करके, उस बोले हुए ध्वनि चिन्हों को जब हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वो लिपि कहलाती है। तो क्या है परिभाषा कि ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना, कहलाता है। या फिर यूं कह सकते हैं कि लिखित ध्वनि संकेतों को ही हम लिपि कहते हैं। जो हम बोल रहे हैं, इस बोली हुई भाषा को जब हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो वो क्या हो जाता है? लिपि हो जाती है। और जितनी भाषा है उन समस्त भाषाओं की कोई न कोई लिपि जरूर होती है। अब देवनागरी लिपि की भाषाओं की अगर हम बात करें, क्योंकि हिंदी जो है हमारी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? मान लो प्रश्न अगर यहाँ से बनता है तो देखो, इसमें हिंदी आएगा। देवनागरी लिपि की अगर भाषाओं की बात करें, हिंदी इसमें आएगी, इसमें संस्कृत आएगी क्योंकि हिंदी स्वयं ही संस्कृत से निकली हुई है, तो इसमें संस्कृत आएगी। इसके अलावा बच्चों इसमें नेपाली भाषा भी आएगी। ठीक है, इसमें नेपाली भाषा आएगी। साथ ही साथ इसमें मराठी भाषा भी आएगी, इसमें मराठी भाषा भी आएगी। इसमें कोंकणी भाषा आएगी, है ना, कोंकणी भाषा इसमें आएगी। इसमें प्राकृत भाषा भी आएगी, प्राकृत आएगी। साथ ही साथ इसमें अपभ्रंश भाषा भी आएगी, अपभ्रंश भाषा भी इसमें आएगी। तो ये सभी जो भाषा हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो इसमें से किसी एक का भी पूछा जा सकता है, संस्कृत की लिपि कौन सी है, नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है, या फिर देवनागरी लिपि की भाषाएं कौन कौन सी है, नाम लिखिए, तो भी आपको ये याद रखना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा क्या है कि जो दूसरी विदेशी भाषा है ना, उनका भी आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पंजाबी है, तो पंजाबी भाषा जो है बच्चों, पंजाबी, इस पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। इसी तरीके से अगर अंग्रेजी की लिपि पूछे, है ना, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? तो अंग्रेजी की बच्चों रोमन लिपि है। ठीक है, रोमन लिपि है। इसी तरीके से अगर उर्दू की पूछे तो उर्दू की लिपि कौन सी है बच्चों? तो उर्दू की लिपि है फारसी, फारसी लिपि है, फारसी। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखो, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देवनागरी लिपि मतलब आप हिंदी थोड़ा सा याद रखिए, जो हिंदी भाषा है अपनी, हिंदी भाषा की जो विशेषताएं वही देवनागरी लिपि की विशेषताएं। क्या होता है कि हम इसको क्या करते हैं, बाएं से लिखते लिखते दाईं ओर जाते हैं। तो लिखना है ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो पहली विशेषता क्या हो गई? बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब हम लिखते हैं बाएं से दाएं ओर, तो उसके बाद जो उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। मतलब जैसे हमने देखा कि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, तो जैसा लिखा वैसा ही बोल रहे हैं और जैसा बोल रहे हैं वैसा ही लिखते हैं। बाकी भाषाओं में ऐसा नहीं होता है। जैसे इंग्लिश है ना, इंग्लिश में कई सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे मान लीजिए जैसे नाइफ हो गया, KNIF, नाइफ। अब देखो इसमें के साइलेंट है। जैसे नॉलेज है ना, जैसे नॉलेज हो गया, जैसे नॉलेज हो गया, KNOWLEDGE, नॉलेज। तो इसमें देखो के भी साइलेंट और डी भी साइलेंट। तो इसमें ऐसी चीजें हिंदी में नहीं है, हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। फिर क्या होता है, इसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं। ठीक है, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। इसमें एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान एक होता है। जैसे कैसे कि जैसे मान लो क वर्ग है ना, क वर्ग है इसमें, अरे भाई हाँ, क वर्ग है। तो क वर्ग के जो पांचों अक्षर हैं, पांचों वर्ण हैं, उसका उच्चारण स्थान एक ही जगह से होगा। जैसे क, ख, ग, घ, अड़। तो जहां से बोलते हैं ना आप, उच्चारण स्थान देखो। इसी तरीके से च वर्ग है, च, छ, ज, झ, तो सबका उच्चारण स्थान एक आता है। तो ये ऐसा देवनागरी लिपि में होता है। फिर क्या है, इसके ऊपर शिरो रेखा का प्रयोग किया जाता है। शिरो रेखा मतलब जो हम लिखते हैं ना, जैसे ये सबके ऊपर लाइन खींची हुई है, इसे शिरो रेखा कहते हैं। उर्दू में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, नहीं लाइन खींची जाती, बट हिंदी में इसमें देवनागरी लिपि में खींची जाती है, लिखी जाती है। तो ये इसकी विशेषता है। और भी ऐसी कई सारी विशेषताएं हो सकती है, तो आप लोग याद कर सकते हैं।
अब देखो कुछ प्रश्न है जो हमने ये टॉपिक टोटली पढ़ा है। ये हमारा 8 नंबर का जो टॉपिक था उसमें से हमने जो देखा है पहला जो टॉपिक था, है ना, पहला हमने पढ़ा है खाली अभी तो 1-2 नंबर का। और इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न, अगर आपने इतना टॉपिक याद रख लिया तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बचेंगे वो अपन नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उसमें सब में एमसीक्यूज, रिक्त स्थान, वन लाइनर जितने भी बनते हैं वो सारे कर लेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से छूटेगा नहीं। तैयारी करनी है तो धुआंधार करनी है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है कि भाषा किसे कहते हैं। अब आप इसका आंसर दे सकते हो। उस समय देखो हमने जब क्लास शुरू करी थी तो शायद आपको नहीं आता होगा या किसी को आता होगा। तो भाषा किसे कहते हैं बताइए, जल्दी से लिख करके बताइए, फटाफट से भेजिए। और अगर आप नहीं लिख सकते तो सुनो ध्यान से। भाषा किसे कहते हैं, मैंने क्या बताया था कि हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं या हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो उन विचारों और भावों को हम जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं वही भाषा कहलाता है। ठीक है। अब अगर हम उन्हें हम अगर ध्वनि माध्यम से व्यक्त करते हैं तो मौखिक भाषा, और अगर लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो लिखित भाषा। तो भाषा के 2 रूप हो गए। क्लियर हुआ। तो भाषा किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। आगे देखो क्या है, लिपि किसे कहते हैं। अभी देखो हमने बात करी थी कि जो ध्वनि है ना, जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि जो है, उस ध्वनि के चिन्हों का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। मतलब ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप क्या कहलाता है बच्चों, लिपि कहलाता है। और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है। हिंदी की हमारी देवनागरी लिपि है। और प्रश्न देखो आगे, देखो क्या लिखा हुआ है, भाषा के कौन कौन से 2 रूप हैं। तो भाषा के 2 रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आगे समझ में। फिर क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं। तो हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। मुख से उच्चारित होने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाती है। फिर क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो भाई किसी भी भाषा का शुद्धतम रूप लिखने और बोलने के लिए जो नियमों का संकलन होता है, नियमों का जो ज्ञान कराया जाता है, कुछ नियम लिपिबद्ध किए जाते हैं, वो नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण क्यों बनती है, किसी भी भाषा के शुद्धतम रूप को जानने के लिए व्याकरण की रचना की जाती है। आगे देखो और क्या है, व्याकरण के अंगों के नाम लिखिए। तो हमने देखा था व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। अगला क्या है, भाषा की इकाइयों के नाम लिखिए या भाषा के अंगों के नाम लिखिए। तो जो व्याकरण के 4 अंग है उसमें एक और मिला दो, ध्वनि, तो वो भाषा के अंग हो जाते हैं। तो ध्वनि हो गया, वर्ण हो गया, शब्द हो गया, पद हो गया और आपका वाक्य हो गया। तो इस तरीके से टोटल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और अब हमने देखा हिंदी की जो व्याकरण है उसमें से पहला जो हमारा टॉपिक था, 4 टॉपिक है उसमें से पहला टॉपिक था भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। ये इसके साथ ही हो जाता है कंप्लीट। ठीक है। तो अब जो हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक बचे हैं नेक्स्ट क्लास में तो हम इसके जितने भी प्रश्न उत्तर बनते हैं एमसीक्यूज टाइप के, रिक्त स्थान के, वन लाइनर, वो सारे करेंगे।